हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं 4 प्रोटीन के नाम देते हुए उनके द्वारा मनुष्य के शरीर में किए जाने वाले कार्य लिखना है। तो प्रोटीन और इनके कार्य। हीमोग्लोबिन, यह रक्त में पाया जाता है तथा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त में पाया जाता है, यानी ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो एक अस्थायी यौगिक होता है जो फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन एवं ऊतकों में फेफड़ों तक CO2 का संवहन करता है। यानी ये क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पहुंचाता है। फिर दूसरा हमारा प्रोटीन मायोसिन, यह मांसपेशियों में पाया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि मायोसिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में। ये मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। फिर हमारा थर्ड है पेप्सिन, यह हमारे शरीर में आहार नाल के आमाशय में पाया जाता है। तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है तथा यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। फाइब्रिनोजन, यह भी रक्त में पाया जाता है तथा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो फाइब्रिनोजन होता है, ये फाइब्रिन तंतु जो होते हैं, जैसे हमको चोट लगती है तो रक्त का बहना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही ये फाइब्रिनोजन जो होता है एक जाल का निर्माण करता है जिससे रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त बहने से रुक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव अणुओं या तत्वों के कार्य और प्राप्ति के स्रोत लिखिए। प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो दूध से, पनीर से, अंडा से और दाल से। और ये क्या करता है, शरीर के अंगों का निर्माण करता है। प्रोटीन जो होता है शरीर के अंगों का निर्माण करता है। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये काय में पाया जाता है, सभी अनाज, फलों में, आलू में, शक्कर में। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, और ये वसा हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, घी से, तेल से, दूध से, अंडे से और मेवे से। और जो कैल्शियम है ये दांतों और हड्डियों के निर्माण में, और इनको क्या करता है, ये मजबूत बनाने का कार्य करता है। ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, दूध से, हरे पत्तेदार सब्जियों से और साबुत अनाज से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका क्या महत्व है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार सन 1985 में प्रोफेसर सर एलेक्स जेफरी ने की थी। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है इसका आविष्कार किसने किया था, ये किसने बताया था, एलेक्स जेफरी ने बताया था। प्रत्येक जीव के अंगुली छाप अद्वितीय होते हैं। अंगुली छाप यानी जो हमारे अंगुलियों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो एक अलग से संरचना बनी होती है, ये जो होते हैं बहुत अलग होते हैं, सभी जीवों में अलग अलग होते हैं। जो अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, जो कहाँ होते हैं, अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। पहले इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता था। पहले क्या होता था, इनको किसी व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता था, किंतु इन्हें सर्जरी के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक इसी तरह किसी व्यक्ति के DNA में क्षारकों का अनुक्रम द्वितीय होता है। जैसे इनको सर्जरी के द्वारा कहीं कट गया, कहीं पीट गया या फिर सर्जरी हो गई, तो हमारे जो ये अंगुली छाप होते हैं इनको सर्जरी के द्वारा बदला जा सकता था। लेकिन DNA में जो क्षारकों का अनुक्रम होता है वो भी सभी जीवों में अलग अलग होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति में सबसे अलग प्रकार का होगा, यानी कि वो अद्वितीय होता है। उसके जैसा अंगुली छाप या क्षारकों का अनुक्रम किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, इसलिए वो अद्वितीय होता है, जो प्रत्येक कोशिका के समान होता है और किसी भी उपचार के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और DNA में जो क्षारकों का अनुक्रम होता है उसमें किसी भी उपचार या सर्जरी के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार DNA के क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण करना ही DNA अंगुली छापन कहलाता है। यानी कि उसके अनुक्रम, यानी कि उसमें कौन कौन से अनुक्रम और किस प्रकार है, उससे किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसका महत्व क्या होता है, किसी व्यक्ति की पैतृकता का निर्धारण करना कि किसी व्यक्ति का पिता है, मान लिया हमने किसी व्यक्ति का पिता मिल गया और उसका बेटा कौन सा ये हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति जो कह रहा है कि ये मेरा बेटा है उसका DNA फिंगरप्रिंट और जिस पर शक है उसके DNA फिंगरप्रिंट को मैच करके देखेंगे कि ये इसका पिता है या नहीं। तो इस प्रकार हम पैतृकता का निर्धारण कर सकते हैं। किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान बच्चों तथा जवानों के DNA की तुलना करके, यानी किसी दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो ये किसका पिता है या किसके बच्चे हैं, इसका परीक्षण या इसका पता भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से लगा सकते हैं। फिर है किसी अपराधी की पहचान करने में, और किसी अपराधी की पहचान करने के लिए भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो यह हो गई हमारी DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं जो कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। जो किस किस से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये पौधों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में जो होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पौधों का 70% भाग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जो 100% भाग होता है उसमें से 70% जो होता है कार्बोहाइड्रेट का बना होता है और 30% जो होता है वो अन्य का होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और ऐसे वृहद बहुलकीय अणु जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, यानी कि जिससे बने होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उनके बने बहुलकीय अणु होते हैं और इनका जल अपघटन करने पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही देते हैं। इनका वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी हम देखकर पता कर सकते हैं। उनको भौतिक गुण कहते हैं। उसके आधार पर इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं ये क्रिस्टलीय स्वाद में मीठी तथा जल में विलय होती है। जो शर्कराएं होती है क्रिस्टल के रूप में होती है, छोटे छोटे कणों के रूप में होती है, स्वाद में मीठी होती है और जल में घुल जाती है। कौन कौन सी होती है शर्कराएं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। फिर है अशर्कराएं या नॉन शुगर, ये अक्रिस्टलीय स्वादहीन एवं जल में अविलय होती है। ये जो होती है क्रिस्टल के रूप में नहीं होती, इनका कोई स्वाद नहीं होता और जल में भी घुलती नहीं है, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जल अपघटन के आधार पर। पहला है मोनोसेकेराइड, ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका और अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये स्वाद में मीठे एवं जल में विलय होते हैं। ये जो होते हैं सबसे सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय हो जाते हैं, यानी कि जल में घुल जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स के उदाहरण होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो होते हैं ये डाइसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड से बड़े अणु होते हैं और बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत सारी मोनोसेकेराइड संरचनाएं जब मिल जाती है तो उससे पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग लिखिए। प्रोटीन